हेलो, नमस्कार। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था कि इसका वर्णन है वो संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किसका वर्णन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है। और उसके बाद में हमने देखा कि एकीकृत न्यायपालिका है भारत के अंदर। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है यानी सर्वोपरि कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कौन काम करेगा, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे कौन होता है, जस्टिस कोर्ट, जिसको क्या बोले हैं, जिला स्तरीय न्यायालय बोलते हैं। अब हम चर्चा कर रहे थे, उसके बाद में हमने स्थापना देखी थी कि किस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह उच्चतम न्यायालय है वो निकल कर आया। उसके बाद हमने चर्चा की कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, कैसे त्याग पत्र देता है, कैसे शपथ लेता है। उसके बाद हमने योग्यता देखी, और उसके बाद जो आर्टिकल 124 के अंदर जो 7 सब आर्टिकल है उसकी चर्चा की। और आज हम आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 125 आर्टिकल में क्या है, वेतन और भत्ते। क्या सुप्रीम कोर्ट के वेतन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते। वेतन में बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ सीजीआई की वेतन कितना होता है, 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए। और अन्य सीजीआई, अन्य न्यायाधीश का कितना होता है, अन्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,50,000 प्रति माह वेतन होता है। और यह वेतन भारत के संचित निधि से मिलता है इनको, भारत की संचित निधि से। और जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनको वेतन कहां से मिलता है, राज्य की संचित निधि से मिलता है। लेकिन अगर हाईकोर्ट है उसका जो न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त हो गया तो उसका वेतन फिर उनको कहां से मिलेगा, भारत की संचित निधि से मिलेगा। यह भी आप डिफरेंस ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वेतन की बात करें तो 2,80,000 रुपए, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, 2,50,000 रुपए। कितना, 2,50,000 रुपए। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 126 की। कौन से आर्टिकल की, आर्टिकल 126 में। और 126 में क्या है कि राष्ट्रपति है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। क्या, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और कौन करेगा, आर्टिकल 126 में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। अब मान लीजिए किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वो किसकी नियुक्ति करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति की, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। कौन, राष्ट्रपति। अब आप कहोगे कि फिर यह कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो यह वरिष्ठता के आधार पर करेगा क्या, क्योंकि वरिष्ठता का आज तक यानी 1978 के बाद में वरिष्ठता का एक बार भी उल्लंघन नहीं हुआ। यह परंपरा है, न कि संविधान में लिखा गया है। तो क्या, यानी वरिष्ठता के आधार पर न करके, यानी राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। वो किस रूप में, कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है कौन, राष्ट्रपति। किसी भी न्यायाधीश को बना सकता है, यह नहीं कि कोई वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको ही कार्यवाहक क्या बनाए, मुख्य न्यायाधीश बनाए, तो ऐसा नहीं है। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 127 की। और आर्टिकल 127 में क्या, तदर्थ न्याय, एडोक जस्टिस। आर्टिकल 127 इसमें क्या है, एडोक जस्टिस। इसका मतलब है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ का मतलब है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बैठक हो रही है, कोरम पूर्ति करनी है, गणपूर्ति करनी है, तो फिर क्या करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा या राष्ट्रपति की सलाह पे किसकी नियुक्ति करेगा, यानी जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को बुला सकता है। कहाँ, बैठक के अंदर। तो सीधा सा मतलब, यानी तदर्थ न्यायाधीश कब नियुक्त करेगा, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पद रिक्त चल रहे हों और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की अनुमति से हाईकोर्ट से क्या बुलाएगा, न्यायाधीशों को बुलाएगा। और वो न्यायाधीश
किस लिए आएंगे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अगर यह परमिशन दे देता है, किसको किसको दे देता है, हाई कोर्ट को, कि आपको यानी अन्य न्यायाधीश हैं वो भेजने होंगे हमारी कार्रवाई गणपूर्ति पूरी करने के लिए, तो हाई कोर्ट को भेजना पड़ेगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यह वर्णन है वो 127 में। इसका सीधा सा मतलब है नहीं अस्थायी रूप से यानी ये नियुक्त किए जाते हैं, वो 2 साल के लिए किए जाते हैं, 2 साल के लिए किए जाते हैं। अब बात करें अपन 128 की, और 128 में यही बात है, थोड़ी घुमा फिरा के दे दी। इसमें क्या है, मान लीजिए हाई कोर्ट मना कर देता है, क्या संबंधित राज्य का हाई कोर्ट मना कर देगा कि हमारे पास ऑलरेडी न्यायाधीश नहीं है और हमारा जो काम है वो भी पेंडिंग चल रहा है, हमारे मामले लंबित चल रहे हैं, हम नहीं भेज सकते न्यायाधीशों को। तो फिर इस कंडीशन में क्या करेगा, इस कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह लेगा, अनुमति लेगा, किससे, भारत के राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करेगा, बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो आर्टिकल 128 के अंदर है। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 128 के अंदर। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 129 की, और आर्टिकल 129 में क्या है, अभिलेखीय न्यायालय, यानी अभिलेखीय न्यायालय का मतलब है यानी जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे सेफ रखने होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, क्या जितने भी मामले हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो क्या करना होगा, यानी सेफ रखना होगा। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 129 के तहत क्या होगा, रिकॉर्ड को सेफ रखना होगा, क्या रिकॉर्ड को सेफ रखना होगा। और मान लीजिए इसके अंदर दूसरी बात यह लिखी गई है कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा की अवमानना कर देता है तो दंड देने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, कि वह हाई कोर्ट को क्या दे सकता है, दंड दे सकता है। ऐसा मामला एक बार गुजरात में भी हो चुका है, यानी गुजरात का जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसके खिलाफ बोल गया था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कुछ बोल गए थे, तो 6 माह की सजा हो गई थी। तो यानी दंड देने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसको दंड देने का अधिकार, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उसके आज्ञा की अवमानना की जाती है तो दंड देने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब अपन बात करेंगे आर्टिकल 130 की। तो आर्टिकल 130 में क्या है, 130 में यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय दिल्ली में, और चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के अन्य स्थान पे भी बैठकें आयोजित की जा सकती है, भारत के अन्य स्थानों पे बैठकें आयोजित की जा सकती है। अब आप कहोगे ऐसा आज तक हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है, यानी 2 बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में, आज तक के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली में न होकर भारत के किसी अन्य जगह पे हुई। वो कहाँ, 1950 में हैदराबाद के अंदर, और 1954 में श्रीनगर के अंदर, यानी इन 2 जगहों पे बैठक हुई है सुप्रीम कोर्ट की। तो किसकी अनुमति से करेगा, राष्ट्रपति की अनुमति से। कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो दिल्ली में बैठक न करके अन्य जगह पे बैठक आयोजित की जा सकती है। अब बात करें कि यह कब हुआ, तो 1950 के अंदर हैदराबाद में, 1950 में हैदराबाद में, और 1954 में कहा, श्रीनगर के अंदर। अब इनके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका कार्य क्षेत्र पूरा भारत है। सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र क्या है, पूरा भारत है, पूरे भारत के मामले देख सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो आर्टिकल 32 का विस्तारित रूप लेता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 131 में परामर्शदात्री मूल अधिकार क्षेत्र है वो आर्टिकल 131 में, और 132 में क्या है, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है यानी अगर केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर देखा जाएगा। अगर 2 राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर यह सुलझाया जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है तो अपीलीय क्षेत्राधिकार देखेगा। अब आप कहोगे
फिर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर चुनाव विवाद हो गया तो उसको फिर कौन देखेगा? तो देखता तो सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन इस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न देखे आर्टिकल 71 के तहत देखता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल 133 की बात करें तो 33 में कौन से मामले हैं? दीवानी मामले। दीवानी मामले में यानी संपत्ति से संबंधित जितने भी विवाद है वो कौन से मामले में आएंगे? दीवानी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें आर्टिकल 134 की, तो 134 में कौन से मामले आते हैं? फौजदारी मामले। तो फौजदारी मामले में मारपीट, गला घोटना, फांसी, ये सारी की सारी सजा कौन से में आती है? 134 के अंदर आती है। कौन से आर्टिकल के तहत आती है? 134 आर्टिकल के तहत आती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि फिर 134 के अंदर आती है तो फिर 135 के अंदर क्या आएगा? तो 135 के अंदर यानी संघीय न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट की परामर्श से नियुक्ति करेगा। संघीय न्यायालय में नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से की जाती है। ये आर्टिकल 135 के अंदर है। और 136 में क्या है? यानी एसएलपी दायर कर सकता है। आर्टिकल 136 में एसएलपी स्पेशल लिटिगेशन प्रोटेक्शन यानी विशेष याचिका दायर की जाती है। आप कहोगे एसएलपी क्या होती है? यानी शीघ्र सुनवाई के लिए, किसी मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए यह जारी की जाती है एसएलपी। अब यह कहोगे कि एसएलपी हर कोई जारी कर सकता है कि नहीं? यानी इसके कुछ अधिकार होते हैं। एसएलपी वही व्यक्ति जारी करेगा जिसके पास लिखित में हाईकोर्ट का आदेश हो। लिखित में अगर हाईकोर्ट लिख के दे देता है कि आप एसएलपी दायर कर सकते हो तो फिर एसएलपी दायर की जाती है। और एसएलपी कहाँ दायर करोगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और किसके कहने पे? हाई कोर्ट के लिखित आदेश। संबंधित हाई कोर्ट अगर लिख के दे देता है तो आप एसएलपी दायर कर सकते हो। एसएलपी यानी विशेष याचिका, विशेष अपील, विशेष याचिका क्या कर सकते हो? दायर कर सकते हो। अब अपन बात करेंगे आर्टिकल 137 की। और 137 में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने मामले की पुनर्जांच कर सकता है। 137 में क्या है? 137 में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने मामले की पुनर्जांच कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। अब आप कहोगे पुनरावलोकन समीक्षा ये क्या होता है? यानी अपना दिया गया स्टेटमेंट बदल सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसकी समीक्षा कर सकता है कि यह स्टेटमेंट हमने गलत दिया है या सही दिया है। उसकी समीक्षा भी कर सकता है, जांच भी कर सकता है, पुनरावलोकन भी कर सकता है। ऐसा एक बार हो चुका है। यानी बेरोबारी बाद 1960 का मैंने बताया था, उस टाइम ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर 1973 के अंदर केशवानंद भारती केरल राज्य बनाम केस के अंदर फिर प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते हुए यह कहा कि इसकी प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को ध्यान में रखकर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अपने मामले की समीक्षा कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। यह कौन से आर्टिकल के तहत कर सकता है? आर्टिकल 137 के तहत करता है। और इसका आधार है वो आर्टिकल 13। जब मैंने मौलिक अधिकार बताए थे उस टाइम मैंने बताया था इसका वर्णन हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे आर्टिकल 138 में। और 38 के अंदर अधिकारिता क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकारिता क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। अब आप कहोगे ये अधिकारिता क्षेत्र बढ़ाता कौन है? तो बात करें इस अधिकारिता क्षेत्र की तो इसका बढ़ाने का काम है वो संसद करती है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में वृद्धि कौन कर सकता है? तो संसद करेगी। तो एक बार क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि निम्न में से सुप्रीम कोर्ट का अधिकारिता क्षेत्र बढ़ा सकता है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति? तो कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी। कौन बढ़ाएगी? संसद बढ़ाएगी। क्या? अधिकारिता क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 139 की। और 139 में रीट जारी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का जब आनंद होता है तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 6 प्रकार की रीट जारी करता है। इसकी विस्तृत चर्चा हमने मौलिक अधिकारों के अंदर कर ली कि किस प्रकार हाई कोर्ट रीट जारी करता है और किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अब अपन बात करते हैं कि आर्टिकल 143 में। और 143 में क्या है?
आर्टिकल 143 के अंदर परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार। अब ये क्या होता है, बात करें परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार की, यानी राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श ले सकता है। क्या राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, लेकिन क्या, लेकिन ये आप ये ध्यान में रखोगे, यानी वो परामर्श देना बाध्यता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। क्या परामर्श राष्ट्रपति को देना बाध्यता नहीं है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, चाहे तो वो नहीं दे सकता। ये किसके विवेक पे डिपेंड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति अगर परामर्श मांग रहा है उसको परामर्श देनी है या नहीं देनी। अब आप कहोगे फिर बाध्यता कहाँ है, तो बाध्यता है, लेकिन वो कब है, अगर मामला संगीन हो, 26 जनवरी 1950 से पहले का अगर कोई मामला है, उसमें राष्ट्रपति परामर्श मांग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व बनता है कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा राष्ट्रपति को। कौन से मामलों में, अगर मामले हैं वो 26 जनवरी 1950 के पहले के मामले हैं, तो राष्ट्रपति क्या देगा, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। अब अपन बात करते हैं कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो हीरालाल जेकैनिया। हीरालाल जेकैनिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पद पर रहते हुए मृत्यु भी किसकी हुई थी, हीरालाल जेकैनिया और शिवाजी मुखर्जी, ये दोनों ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु। पहला पूछे तो हीरालाल जेकैनिया, पद पर रहते हुए मृत्यु तो हीरालाल जेकैनिया, शिवाजी मुखर्जी। अब बात करें सबसे लंबा कार्यकाल की, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था वाई.वी. चंद्रचूड़ का। किसका, वाई.वी. चंद्रचूड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। और सबसे कम कमल नारायण सिंह का कार्यकाल रहा था। क्या, न्यूनतम कार्यकाल कमल नारायण सिंह का रहा था। और एकमात्र महिला न्यायाधीश, एकमात्र पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीवी। कौन, फातिमा बीवी। और वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत का, तो डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका पूरा नाम है। क्या, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका पूरा नाम है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। और पीएलआई जनहित याचिका का श्रेय किसको दिया जाता है, पीएन भगवती को दिया जाता है। और ऐसा एकमात्र न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति रहा वो था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यह था अपना सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद थे उसके बारे में मैंने बड़े अच्छे ढंग से चर्चा की। और मुझे आशा व उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं राज्यपाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।